हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल द एक्सेप्शनल एकेडमी। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप सभी को रंगों का त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का डे एंजॉय करने का डे है, आप लोग एंजॉय करिए। लेकिन ये लेक्चर एक बार जब समय मिले तो ज़रूर देख लिए। इससे क्या होता है कि रेगुलरिटी जो है वो बनी रहेगी। सो वंस अगेन ए वेरी वेरी गुड विशेस टू ऑल द गाइस फॉर द डे ऑफ कलर्स एंड यूनिटी। हैप्पी होली। तो अब आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे अपने एक मैप के क्वेश्चन को। तो आज आप लोग को जा कर के मैप में देखना है तलाई मन्नार और जैफना का लोकेशन, कि तलाई मन्नार और जैफना कहाँ पर है। तो उसको देख करके आकर के कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बताना है कि यह कहाँ पर है। ठीक, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम लोग बात करेंगे स्पेस के बारे में कि स्पेस क्या है, स्पेस मिलिट्राइजेशन और वेपनाइजेशन क्या चीज़ होती है। अब देखिए, टेक्नोलॉजी का दौर इस समय अपने चरम पर है, अल्टीमेट लेवल पर है। अब हर कोई, एक आम आदमी चाहे वो छोटे लेवल का हो, वो भी डिजिटलाइजेशन की दुनिया में जी रहा है, तो टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज कर रहा है। अब हर जगह कॉन्फ्लिक्ट वार का दौर भी चल रहा है। कहीं रसिया यूक्रेन से वार हो रही है तो इजराइल फ़लस्तीन से हो रही है। कहीं गल्फ कंट्री में क्या हो रहा है कि अनस्टेबल बना हुआ है, और कहीं अफ्रीका में तो गवर्नमेंट को ही अनस्टेबल कर दिया गया है। तो ऐसे ही कंडीशन सिचुएशन हर जगह बने हुए हैं। तो इस दौर पर एक खतरा मंडरा रहा है स्पेस वार को लेकर के, कि स्पेस वार का खतरा हो सकता है। अब स्पेस वार क्या चीज़ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम लोग का टॉपिक है स्पेस कमांड स्ट्रक्चर अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में स्पेस का क्या रोल है, स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसके पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि स्पेस होता क्या है। मतलब अंतरिक्ष को डिफाइन कैसे करेंगे। तो अंतरिक्ष को अगर हम लोग डिफाइन करें तो उसको कह सकते हैं कि अर्थ के सरफेस से अगर हम ऊपर की तरफ जाएं, मतलब अल्टीट्यूड ऊपर की तरफ जाएंगे अर्थ के सरफेस से, तो 100 किलोमीटर अल्टीट्यूड पर हमारा जो है स्पेस शुरू हो जाता है, अंतरिक्ष शुरू हो जाती है, जहाँ पर नो एयर फॉर ब्रीथ एंड स्कैटरिंग द लाइट। ठीक, मतलब कि सांस लेने के लिए हवा नहीं रहेगी और लाइट जो है स्कैटर नहीं होती है। तो वो जगह क्या होता है, स्पेस होती है। स्पेस क्या होता है, वैक्यूम होता है, पूरा खाली होता है जी। ओके, तो ये हो गया हमारा स्पेस। अब इसको लिखना होगा, कैसे लिख देंगे, तो अबव ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन द एल्टीट्यूड ऑफ 100 किलोमीटर। मतलब 100 किलोमीटर से हमारा क्या होगा, स्पेस शुरू हो जाएगा। या तो कह सकते हैं कि देयर इज़ नो एयर, मतलब जहाँ पर वह प्लेस जहाँ पर हवा नहीं है सांस लेने के लिए, और वहाँ पर लाइट क्या होता है, स्कैटर्ड नहीं होती है, तो उसे क्या बोलेंगे, स्पेस कहेंगे। स्पेस इज़ टोटली वैक्यूम। ठीक, यह हो गया हमारा स्पेस के बारे में। अब जानते हैं कि कमांड स्ट्रक्चर क्या है अलग अलग कंट्री का। अब देखिए, वर्ल्ड में क्या होता है कि अलग अलग कंट्री का अलग अलग स्पेस एजेंसी होती है। ठीक, अब जैसे इंडिया का इसरो है, ठीक, वो क्या काम करता है, स्पेस पे सैटेलाइट को भेजने का काम करती है। तो ऐसे क्या है कि यूएसए का जो है हो गया, यूएसए का कह सकते हैं नासा, रसिया का रोसकोसमोस, यूरोपियन का कंट्री का जो होता है कि एक है जिसको बोलते हैं ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक, तो ये क्या है, ये स्पेस एजेंसी है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहेंगे कि हर कंट्री का, जैसे यूएस का हो गया नासा, वो अपने कंट्री में है, इंडिया का हो गया इसरो, वो अपने कंट्री में है। आपको यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नाम अगर सुने होंगे, जिसमें कई कंट्री जैसे क्या हो गया, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, ये सब कंट्री मिल कर के एक एजेंसी बनाएंगे जिसको ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी कहते हैं। आपको पता होगा कि जान लीजिए कि इसका जो लॉन्च पैड है वो यूरोप में नहीं है, वो कहाँ पर है, वो है साउथ अमेरिका में।
साउथ अमेरिका में एक यूरोप का डोमिनेंट इलाका है जिसको बोलते हैं फ्रेंच गुयाना। ठीक, इसका लोकेशन देख लीजिएगा, फ्रेंच गुयाना कहाँ है मैप में। तो वहाँ पर इनका लॉन्च बेस है और हेडक्वार्टर है पेरिस पे। लेकिन जो लॉन्च पैड है, जैसे हमारा इसरो है, इसका लॉन्च पैड है श्रीहरिकोटा हो गया, सतीश धवन स्पेस, ठीक। तो लेकिन हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। ऐसे ही इनका जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इनका हेडक्वार्टर पेरिस में है, लेकिन जो लॉन्च पैड है वो कहाँ पर है, फ्रेंच गुयाना। ठीक, अब क्या है कि अलग अलग कंट्री की एजेंसी अपने लोग को ट्रेन करती है, किसके लिए, स्पेस स्पेशलिस्ट बनने के लिए। अब वो स्पेस स्पेशलिस्ट बनकर क्या करेंगे कि प्लानिंग करेंगे, किसके बारे में, स्पेस स्ट्रेटजिक के बारे में। वो कंडक्ट करेंगे स्ट्रेटजिक स्पेस प्लानिंग को लेकर के। ठीक, और जो ट्रेंड होकर के, यही जो पीपल हैं जिनको वो ट्रेनिंग दिया गया है किसके लिए, स्पेस स्पेशलिस्ट बनने के लिए, ये ट्रेंड होकर के स्पेस पॉलिसी को डेवलप करेंगे। ठीक, अब ऐसे ही कई एजेंसी हैं जो ये सब काम करते हैं, मतलब कि अपने लोगों को ट्रेन करके स्पेस स्पेशलिस्ट बनाते हैं। अलग अलग कंट्री के एजेंसी हैं, तो उनका नाम थोड़ा जानते रहिए। देखिए, ये क्या है कि कुछ एजेंसी हैं, मेजर एजेंसी हैं जो अपने लोगों को ट्रेन करती हैं स्पेस क्या है, स्पेशलिस्ट बनने के लिए। तो इनके नाम इस तरह हैं, जैसे यूएसए का क्या हो गया, स्पेस कॉम हो गया। इंडिया का हो गया डीएसए, मतलब डिफेंस स्पेस एजेंसी। फ्रांस का हो गया कि जॉइंट स्पेस कमांड। इटली का इटालियन स्पेस कमांड, जो नाम से पता चल रहा है इटली का है। रसिया का रसियन स्पेस फोर्सेस, जिसको रसियन एरोस्पेस फोर्सेस भी कहते हैं। और यूके का क्या हो गया, यूनाइटेड किंगडम स्पेस कमांड, जिसको रॉयल एयरफोर्स भी कहते हैं। ठीक, इसका नाम याद रखे रहिएगा। कि इंडिया का खास करके याद रखे रहिएगा कि जो स्पेस में जाने के लिए लोगों को ट्रेन करते हैं, उस एजेंसी का नाम डीएसए है। ठीक, उसका नाम डिफेंस स्पेस एजेंसी है इंडिया में, इसको याद रखे रहिएगा। अब इतना क्या हो गया हमारा स्पेस के बारे में, हमने स्पेस के बारे में जान लिया कि स्पेस क्या होता है, लोगों को स्पेस में भेजने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। वो ट्रेनिंग देता कौन है, तो ये अलग अलग कंट्री की एजेंसीज हैं जो ट्रेन करती हैं अपने लोगों को। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर, किस पर, मिलिट्राइजेशन एंड वेपनाइजेशन। कि मिलिट्राइजेशन, स्पेस मिलिट्राइजेशन क्या चीज़ होती है और स्पेस वेपनाइजेशन क्या चीज़ होती है। देखिए, जो कॉन्सेप्ट है स्पेस वेपनाइजेशन और मिलिट्राइजेशन का, ये सबसे पहले 1980s के दशक में आए थे। ठीक है, जो स्पेस वेपनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है सबसे पहले 1980s में इसके बारे में बोला गया। और इसी के बाद 1980s के बाद एक प्रोग्राम इनिशिएट हुआ यूएसए में, सबसे पहले स्ट्रेटजिक डिफेंस इनिशिएटिव। ठीक है, जिसको आज हम लोग स्टार वार्स के नाम से जानते हैं। स्टार वार्स बहुत ही चर्चा में रहता है हमेशा कि स्टार वार क्या है, अभी इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, 1980s में एक कॉन्सेप्ट आया, क्या आया, स्पेस वेपनाइजेशन। उसके बाद यूएस ने सबसे पहले एक इनिशिएटिव लिया जिसका नाम है स्ट्रेटजिक डिफेंस इनिशिएटिव, और जो आज जिसको नाम दिया गया है स्टार वार्स प्रोग्राम। अब स्टार वार प्रोग्राम क्या चीज़ है, स्टार वार प्रोग्राम में क्या होता है कि एक आइडिया है। ये आइडिया क्या काम है कि एक लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट को ऑर्बिट में सेटअप करना। ठीक, पहले थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस वेपनाइजेशन का शुरू कब हुआ, कैसे हुआ। ओके, देखिए, स्पेस वेपनाइजेशन कम इन द अर्ली ऑफ 1980s थ्रू स्ट्रेटजिक डिफेंस इनिशिएटिव आल्सो नोन एज द स्टार वार्स प्रोग्राम। ये सबसे पहले आया कहाँ था, यूएस से, जो यूएस से लाई थी। अब स्टार वार प्रोग्राम क्या चीज़ होती है, देखिए, स्टार वार का मेन पर्पज़ क्या है कि यह आइडिया इसका आइडिया क्या कहता है कि लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट को जो है स्पेस में सेटअप कर देना। अब उससे क्या होगा कि सेटअप करने के बाद जो इनकी एनिमी रहेगी, जो वो सैटेलाइट लॉन्च करेगी, उसको डिटेक्ट करना। और अच्छा खासा टेक्नोलॉजी जो वेपनाइजेशन स्पेस में यूज किया गया, सैटेलाइट में यूज किया गया, उससे क्या होगा, उस एनिमी का जो सैटेलाइट वो लॉन्च किया है
उसको शूट डाउन कर देना, ठीक, उसको अंतरिक्ष में ही शूट डाउन कर देना। ये स्टार वार के पीछे सबसे बड़ा पर्पज़ है, ठीक। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब ये तो स्टार वार प्रोग्राम हो गई, इनिशिएटिव क्या था वो हो गया। अब वेपनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, स्पेस में वेपनाइजेशन का मतलब क्या है। अब देखिए, स्पेस वेपनाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा डिवाइस प्लेसमेंट करना, कहाँ पर, ऑर्बिट में, पृथ्वी के, अर्थ के ऑर्बिट पे एक ऐसा डिवाइस को सेटअप करना जो डिस्ट्रक्टिव हो, मतलब बहुत ही खतरनाक हो, जिससे स्पेस से ही एनिमी के लोकेशन को टारगेट किया जा सकता है। ये होता है पर्पस वेपनाइजेशन के पीछे का, स्पेस का, ठीक। कि मतलब कि जो वेपनाइजेशन रिफ़र करती है कि एक स्पेस बेस्ड डिवाइस को लेकर के जो कैपेसिटी रखती है डिस्ट्रक्शन का, बहुत लार्ज डिस्ट्रक्शन का जो कैपेसिटी रखती है, ठीक, जिसका यूज़ करके हम स्पेस से ही एनिमी के लोकेशन को डिटेक्ट करके टारगेट कर सकते हैं। ये पावर होती है स्पेस वेपनाइजेशन का। देखिए, स्पेस वेपनाइजेशन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। देखिए, कोई कंट्री मान के चलिए इंडिया, अब स्पेस में सैटेलाइट को, लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट को लॉन्च कर दें। अब इस समय चल रहा है कि स्पेस पावर चल रही है, आपके पास अच्छे सैटेलाइट हैं तो आप पावरफुल हैं। तो अब मान के चलिए कि पाकिस्तान हो गया, चाइना, अब कोई उनका मेन पावर क्या होता है किसी कंट्री का, कि उनके सैटेलाइट को ख़त्म कर दो, न तो सैटेलाइट रहेगा, न तो वो यूज़ कर पाएंगे टेक्नोलॉजी को, ठीक है, न तो उनका टेक्नोलॉजी चल पाएगा। अब वो काम क्या करता है, हमारा जो सैटेलाइट है, जो हमारी एनिमी है, उनके सैटेलाइट को टारगेट करेगी और अंतरिक्ष में ही उसको ख़त्म कर देगा। अब अंतरिक्ष में ख़त्म कर दिया तो वो क्या हुआ कि अब वो धरती पर, यहाँ पर जो वार चली है, वो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाएंगे, तो जिससे क्या होगा कि वो वार से पीछे हो सकते हैं, ठीक। ये होता है स्पेस वेपनाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब मिलिटराइजेशन क्या होता है, स्पेस मिलिटराइजेशन क्या चीज़ होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, स्पेस मिलिटराइजेशन का पर्पज़ क्या होता है कि रिफ़र क्या करता है, ये रिफ़र करता है कि सपोर्ट ऑफ ग्राउंड, मतलब कि देखिए, अब स्पेस पर हम लोग क्या हुआ, सैटेलाइट भेजेंगे, मान के चलिए जैसे आर्मी कोई ऑपरेशन चलाए ग्राउंड पर, और उनको नीड है टेक्नोलॉजी का, मतलब कि वो ड्रोन लेकर जा रहे हैं, और ड्रोन क्या काम करेगा कि ड्रोन को टेक्नोलॉजी चाहिए, और वो कैसे काम करता है, वो सैटेलाइट से काम करेगा। अब सैटेलाइट से वो कनेक्ट रहेगा, तो स्पेस में क्या होगा कि अब हमको स्पेस में अच्छा टेक्नोलॉजी चाहिए, अच्छा सैटेलाइट चाहिए जो हेल्प कर सके, किसको सपोर्ट कर सके, ग्राउंड पर हमारी जो आर्मीज़ है, ठीक है, चाहे वो सी हो गया, एयरबेस हो गया, मिलिट्री ऑपरेशन कोई भी हो गया, कि स्पेस से जो हम हेल्प प्रोवाइड कर सके अपने सी, एयर और मिलिट्री ऑपरेशन को, ठीक। अब जैसे मान के चलिए एयरफोर्स है, वो कोई ऑपरेशन चलाया कहीं अपने नेबर कंट्री पर एयर स्ट्राइक करने के लिए। अब जो हमारा इनसेट है, सैटेलाइट है, जो क्या काम करता है कि लोकेशन को डिटेक्ट करता है, ठीक, कम्युनिकेट करता है। तो अब इनसेट सैटेलाइट हेल्प कर रही है किसको, एयरफोर्स को हमारी। तो इस तरह के जो मिलिट्री पर्पज़ के लिए जो सैटेलाइट यूज हो रही हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेस मिलिटराइजेशन, ठीक, ओके। ये हो गया हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर एक बात आती है, क्या ऐसे वर्ल्ड पूरी मनमानी करती रहेगी, हर कोई क्या अगर ऐसा ही करता रहे कि स्पेस में टेक्नोलॉजी भेजती रही, तो स्पेस से टारगेट किया जा रहा है एक दूसरे को, तो ऐसे तो ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा लोगों के लिए। इसके पीछे कोई रूल्स रेगुलेशन तो नहीं है। तो जान लीजिए कि स्पेस वेपनाइजेशन ग्लोबल रूल है, इसके लिए इसको लेकर के आप स्पेस वेपनाइजेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके पीछे जो रूल है, ग्लोबल रूल है, वो क्या चीज़ है, इसको जान लेते हैं। अब देखिए,
ग्लोबल रूल में क्या आता है कि हमारे पास एक ट्रीटी आई थी, हम लोग के पास एक ट्रीटी है 1967 का, जिसको कहते हैं आउटर स्पेस ट्रीटी। अब ये बोलता क्या चीज़ है, यह कहता है कि कोई भी ऐसा वेपन जो मास डिस्ट्रक्शन रखता हो, मतलब कि जैसे कि न्यूक्लियर वेपन को हम लोग स्पेस में नहीं ले जा सकते हैं, या तो न्यूक्लियर वेपन को छोड़िए, न्यूक्लियर वेपन जैसा कोई और टेक्नोलॉजी या तो कोई और वेपन जो मास डिस्ट्रक्शन रखने का कैपेसिटी रखती है, उसको स्पेस में नहीं कैरी किया जा सकता। ठीक है, ये कौन बोलता है, हमारा आउटर स्पेस ट्रीटी कहती है, जो 1967 में आया था। और दूसरा क्या कहता है, एक और कहता है कि यह प्रोहिबिट करती है कि आप कोई भी सेलेस्टियल बॉडी पर आप वेपन को स्टेशन नहीं कर सकते, मतलब कि वहाँ पर सेटअप नहीं कर सकते हैं कोई भी वेपन को, कहाँ पर, हमारे सेलेस्टियल बॉडी पर जो आउटर स्पेस में है। अब सेलेस्टियल बॉडी क्या हुआ कि जैसे मून हो गया, या तो कोई आउटर स्पेस का जो जैसे एस्ट्रॉयड वगैरह हो गए, वो सब पर आप कोई वेपन को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, स्टेशन नहीं कर सकते हैं फॉर द यूज ऑफ द स्पेस वेपनाइजेशन एंड मिलिटराइजेशन। ठीक, यह पूरी तरह से प्रोहिबिट है। हाँ, आप कर सकते हैं तो केवल पीसफुल पर्पस के लिए आपको कुछ करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड। ये हो गया हमारा आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967। अब आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में क्या जो इंडिया है वो सिग्नेटरी है? हाँ, ये इंडिया जो है पार्ट ऑफ द आउटर स्पेस ट्रीटी, इसको जानते रहिए। ओके, ये हो गया हमारा पूरा स्पेस कॉन्सेप्ट को लेकर के, स्पेस वेपनाइजेशन और मिलिटराइजेशन क्या चीज़ है उसको, इसके पीछे ट्रीटी कौन सी हुई थी जो इसको प्रोहिबिट करती है, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात किया, आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा लेक्चर। तो आज बस इतना ही आज के लिए, तो मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।